Hey everyone, welcome to the iTech World of AKTU। आज इमेज प्रोसेसिंग आईपी जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS057, इसका हम लाए हैं लास्ट चैप्टर यूनिट नंबर 5, इमेज कंप्रेशन एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, तो आज जो होगा इमेज प्रोसेसिंग का एकदम लास्ट चैप्टर होगा, और इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, और फिर इसके बाद सीधा हम लोग सेमेस्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो अब तक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यानी इमेज प्रोसेसिंग के बारे में हम लोग बहुत सी चीज़ें पढ़ते गए और इसको अच्छे से सीखते गए। तो कुल मिला के हमको एक कंक्लूजन ये लगा कि इसमें ज़्यादातर मैट्रिक्सियल चीज़ें हैं, यानी जो मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ी हो उसमें इसमें ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो पिक्सल की वजह से होता है। पिक्सल्स कैसे फॉर्मेशन होंगे? मैट्रिक्स की तरह। ठीक है, कभी कभी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ 255, जो इसके पहले जो वीडियोस थे, जो 80 से कम वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हो जाते थे। ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग पूरा मैट्रिक्सियल फॉर्मेशन एक अच्छे से पढ़ते हुए आए हैं। और आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इमेज कंप्रेशन एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये उसका एक छोटा सा सिलेबस है। ठीक है, नीड फॉर डेटा कंप्रेशन, हफमैन कोडिंग। हफमैन कोडिंग आप लोग सुने होंगे, डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि हफमैन कोडिंग क्या होता है। और हफमैन कोडिंग रियल लाइफ में अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हफमैन कोडिंग का बहुत ही यूज़ है। ठीक है, हफमैन कोडिंग पढ़ते हुए आए हैं और इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद रन लेंथ इन कोडिंग, फिर शिफ्ट कोड्स, और फिर अरिथमेटिक कोडिंग, और फिर जेपीईजी स्टैंडर्ड। जानते हैं इमेज का फॉर्मेट होता है, आज उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर एमपीईजी स्टैंडर्ड क्या होता है, और फिर बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, बाउंड्री डिस्क्रिप्शन, फूरियर डिस्क्रिप्टर पहले चैप्टर में हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, इस बार और अच्छे डिस्कस करेंगे। और फिर रीजनल डिस्क्रिप्टर जिसमें टोपोलॉजिकल फीचर्स होंगे हमारे, और फिर टेक्सचर, और फिर रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन मैचिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से कि इमेज कंप्रेशन आखिर होता क्या है। तो इमेज कंप्रेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें डिजिटल इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड डेटा का साइज कम किया जाता है। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ना एक पेन लेने की ज़रूरत है ना नोटबुक। ठीक है, आप सिर्फ सुनते जाएंगे और अच्छे से मेरी बातों को समझते जाएंगे, तो आपका ये चैप्टर एक अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम अच्छे से रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से मेरी बातें सुनते रहेंगे और उसको इमेजिन करते रहेंगे। और मैं भी जब रियल लाइफ एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आप अपनी आंखें बंद करके उस चीज़ को इमेजिन करेंगे, और आपके इसी तरह से ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं। इजी है पूरा इमेज प्रोसेसिंग, बट इसमें थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं और टेक्निकल नॉलेजेस हैं, और बहुत इजी है अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और उन टेक्निकल कीवर्ड्स को याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए, और डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे अपने कॉपी को तो आपकी कॉपी इन्फॉर्मेटिव दिखेगी और आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इमेज कंप्रेशन क्या होता है। तो इमेज कंप्रेशन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें डिजिटल इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड डेटा का साइज़ कम किया जाता है। इसका मेन गोल यह होता है कि इमेज की फाइल साइज़ को कम किया जाए बिना इमेज क्वालिटी को ज़्यादा इम्पैक्ट किए। ठीक है, तो इमेज कंप्रेशन दो तरीके से होता है, पहला लूजलेस और लूसी। ठीक है, तो लूजलेस में ओरिजिनल डेटा पूरा प्रिजर्व होता है, जबकि लूसी में थोड़ा डेटा सेक्रीफाइस किया जाता है फॉर हायर कंप्रेशन। अभी लूज लेस और लूसी के डिफरेंस हम लोग को अच्छे से समझेंगे कि दोनों में एक्चुअल डिफरेंसेस क्या है। तो इससे स्टोरेज स्पेस बचत होती है, जो लार्ज इमेज डेटा सेट्स को मैनेज करना और स्टोर करना आसान बनाता है। तो ये ट्रांसमिशन के दौरान बैंड विथ रिक्वायरमेंट को भी कम करता है, जिससे इमेज को नेटवर्क के थ्रू जल्दी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर इमेज कंप्रेशन की बात करें तो इमेज कंप्रेशन का यूज़ ज़्यादा लार्ज इमेजेस को स्टोर और ट्रांसमिट करने के खर्चे कम करने के लिए किया जाता है, जैसे हेल्थ केयर, सैटेलाइट्स और मल्टीमीडिया इंडस्ट्रीज़ में। वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे एप्लीकेशंस के लिए एफिशिएंट इमेज कंप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बैंडविड्थ और स्टोरेज कॉस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं। अगर रियल लाइफ की एग्जांपल बात करें, आंखें बंद कर लीजिए, जब तुम अपने फ़ोन में व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो भेजते हो तो व्हाट्सएप उस इमेज को कंप्रेस करता है। इससे इमेज का साइज़ छोटा हो जाता है और वो जल्दी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन कभी कभी इमेज थोड़ी ब्लर लगती है क्योंकि यह लूसी कंप्रेशन होता है। ठीक है, आप अधिकतर देखोगे व्हाट्सएप में कोई भी फ़ोटोज़ भेजे तो उसकी क्वालिटी और डल हो जाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई पीडीएफ फॉर्म में भेज। अब बात करेंगे डेटा कंप्रेशन क्या होता है।
डेटा कंप्रेशन क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेटा कंप्रेशन का मतलब है ओरिजिनल डेटा को कम बिट्स का यूज़ करके इनकोड करना, जिससे डेटा का साइज़ कम हो जाता है फॉर स्टोरेज, ट्रांसमिशन और बैंडविड्थ का एफिशिएंट यूज़। ठीक है, तो हमें डेटा कंप्रेस की ज़रूरत क्यों है, आखिर ज़रूरत क्या पड़ी भाई, क्यों डेटा हम कंप्रेस करना चाहते हैं। तो पहला क्या, स्टोरेज स्पेस बचने के लिए, मतलब बचाने के लिए। तो लार्ज डेटा सेट्स को मैनेज करने के लिए कम स्पेस लगता है। ठीक है, और दूसरा क्या, ट्रांसमिशन में टाइम और बैंडविड्थ बचाने के लिए। डेटा जल्दी नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र होता है और बैंडविड्थ का एफिशिएंट यूज़ होता है। ठीक है, फिर क्या, तीसरा क्या, डेटा को पोर्टेबल और शेयरेबल बनाना। कंप्रेशन से डेटा को आसानी से डिफरेंट सिस्टम पर शेयर और ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यही हमारा एक नीड होता है डेटा कंप्रेशन के लिए। और फिर क्या, फास्टर प्रोसेसिंग के लिए। छोटा डेटा साइज से प्रोसेसिंग फास्ट होती है, जो टाइम और कॉस्ट दोनों को कम करता है, स्पेशली लार्ज डेटा ड्राइवन एप्लीकेशंस में। अब बात करें कंप्रेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो ये थोड़ा मतलब कि डायग्रामेटिकली आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंप्रेशन के दौरान डेटा को कंप्रेस्ड फॉर्म में बदला जाता है और रिकंस्ट्रक्शन में डेटा को ओरिजिनल या उसके अप्रॉक्सीमेट वर्जन में वापस लाया जाता है। तो लूसी कंप्रेशन में रिकंस्ट्रक्शन के बाद थोड़ा क्वालिटी लूज हो जाती है। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे, आप ये डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा ओरिजिनल इमेज ये है और फिर इसको जब कंप्रेस कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, आप इसको डायग्रामेटिकली दिखाएंगे एग्जाम में, और एक्स ऑफ सी, और फिर जब रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो रिकंस्ट्रक्टेड ऐसा फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इस सब ऐसे ही बना हुआ है, बस आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है कि ये हमारा ओरिजिनल है और यहाँ कंप्रेस हो रहा है और ये क्या, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन एरियाज़ क्या। पहला क्या, मेडिकल इमेजिंग में यूज़ होता है, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन्स या एक्सरे जैसे मेडिकल डायग्नोस्टिक इमेजेस को कंप्रेस किया जाता है स्टोरेज और क्विक ट्रांसमिशन के लिए, रिमोट एनालिसिस के दौरान। ठीक है, और फिर क्या, सैटेलाइट इमेजिंग। सैटेलाइट से लार्ज एरिया का डेटा कलेक्ट होता है, इसलिए इसको कंप्रेस करना ज़रूरी होता है। और फिर क्या, मल्टीमीडिया स्टोरेज और स्ट्रीमिंग, जैसे वीडियोस, इमेजेस और ऑडियो फाइल्स को कंप्रेस किया जाता है, जिससे रियल टाइम स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और स्टोरेज डिमांड्स को मैनेज किया जाए। और फिर क्या, सिक्योरिटी और सर्विलेंस। सिक्योरिटी कैमरास का लार्ज इमेजेस डेटा कंप्रेस करना होता है स्टोरेज और मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, अब कुछ हमारे पास इमेज कंप्रेशन के एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है, पहला क्या, ट्रांसफॉर्म कोडिंग। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म कोडिंग, इस टेक्निक में इमेज के पिक्सल रिप्रेजेंटेशन को फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसफॉर्म कोडिंग में क्या किया जाता है कि इस टेक्निक में इमेज के पिक्सल रिप्रेजेंटेशन को फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। कॉमनली यूज ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये हम लोग पढ़े हुए। डीसीटी क्या होता है, डिसीट होता है, तो जो इमेज को अलग फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करता है। और फिर क्या, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन के थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव करके डेटा रिड्यूस किया जाता है और रिमेनिंग डेटा को हफमैन कोडिंग जैसे एंट्रोपी कोडिंग टेक्निक्स से इनकोड किया जाता है। इसको जेपीईजी फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे एंट्रोपी कोडिंग क्या होता है। तो एंट्रोपी कोडिंग की बात करें तो यह एक लूजलेस कंप्रेशन टेक्निक है। इसमें डेटा सिंबल्स के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर कंप्रेस किया जाता है। इसमें फ्रीक्वेंट सिंबल्स को शॉर्ट और लेस फ्रीक्वेंट सिंबल्स को लॉन्गर कोड्स दिए जाते हैं, जिससे ओवरऑल साइज कम होता है। तो हफमैन कोडिंग और अरिथमेटिक कोडिंग कॉमन टाइप्स हैं इसके। ठीक है, और फिर बात करेंगे प्रेडिक्टिव कोडिंग क्या होता है। इसमें करेंट पिक्सल वैल्यू को नेबरिंग पिक्सल वैल्यू से प्रेडिक्ट किया जाता है और बस प्रेडिक्शन एरर को एनकोड किया जाता है। लूजलेस प्रेडिक्टिव कोडिंग एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देता है बिना किसी डेटा लॉस के, जबकि लूसी प्रेडिक्टिव कोडिंग में कुछ इनएक्यूरेसीज अलाउड होती हैं फॉर बेटर कंप्रेशन। इसका यूज़ लूजलेस फॉर्मेट्स जैसे पीएनजी और लूजलेस जेपीजी में होता है। अब बात करेंगे लेयर्ड कोडिंग क्या होता है। तो लेयर्ड या स्केलेबल कोडिंग में इमेज को मल्टीपल लेयर्स या लेवल्स ऑफ डिटेल्स में कंप्रेस किया जाता है। बेस लेयर एक कोर्स रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है और एडिशनल लेयर्स डिटेल्स ऐड करती है। ठीक है, तो ये यूज़फुल होता है स्ट्रीमिंग में, जहां डिवाइसेस या नेटवर्क्स डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इमेजेस डिटेल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हफमैन कोडिंग क्या है। हफमैन कोडिंग डीएसएम में पढ़े हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं। तो हफमैन कोडिंग एक लूजलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम है
जो किसी डेटा आइटम के अकरेंस फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल ये है कि जो डेटा आइटम्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, ठीक है, जो डेटा आइटम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं उनके लिए छोटी कोड्स यूज़ की जाती हैं, और जो कम फ्रीक्वेंट आइटम्स होते हैं उनके लिए लंबी कोड्स दी जाती है। इससे डेटा एफिशिएंटली कंप्रेस होता है। तो हॉफमैन कोडिंग एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करता है जिसमें हर लीफ नोड्स एक डेटा सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट सिंबल को शॉर्ट बाइनरी कोड्स दी जाती है और लेस फ्रीक्वेंट सिंबल्स को लॉन्गर कोड्स मिलती है। एल्गोरिदम पहले हर सिंबल का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता है और फिर टू लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी नोड्स को मर्ज करता रहता है जब तक सिर्फ एक नोड नहीं बचता। जब ट्री बन जाता है तो हर सिंबल को एक यूनिक प्रीफिक्स फ्री बाइनरी कोड असाइन की जाती है, जिससे डिकोडिंग अनएम्बिजियस हो जाती है। कोई भी कोड दूसरे का प्रीफिक्स नहीं होता। हफमैन कोडिंग इमेज कंप्रेशन एल्गोरिदम जैसे जेपीजी और पीएनजी में कॉमनली यूज्ड होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये कंपैरिजन की। कंपैरिजन में भी आए एग्जाम में, तो लूजलेस और लूजी कंप्रेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो लूजलेस कंप्रेशन की बात करें तो सब ओरिजिनल डेटा प्रिजर्व होता है बिना किसी लॉस के। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कुछ डेटा जो होता है वो सेक्रीफाइस किया जाता है फॉर हायर कंप्रेशन रेट्स। ठीक है, और फिर इसमें क्या, डी कंप्रेस डेटा बिल्कुल ओरिजिनल जैसे होता है, और इसमें क्या, जो डी कंप्रेस डेटा होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता लेकिन ओरिजिनल के काफ़ी करीब होता है। फिर क्या होता है कि कंप्रेशन रेशियो टिपिकल लोअर होता है, और लूजलेस में क्या होता है कि लूजलेस के कंपैरिजन में मच हायर कंप्रेशन रेशियो अचीव होता है। ठीक है, और फिर क्या, कॉमन एल्गोरिदम्स इंक्लूड पीएनजी, जीआईएफ एंड जिप, और इसमें क्या, कॉमन यूज्ड एप्लीकेशन वेयर सम क्वालिटी यूज। इसमें एल्गोरिदम्स होते हैं जेपीजी, एमपी3 और एमपैक। ठीक है, और एक क्या, फास्टर डिकम्प्रेशन ड्यू टू सिंपलर प्रोसेसिंग के दौरान इसका फास्टर होता है, और इसका स्लोअर डिकम्प्रेशन होता है। ठीक है, टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेसी। अब हम बात करेंगे एक छोटा सा एग्जांपल की हफमैन कोडिंग की। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो लूजलेस कंप्रेशन में अगर तुम एक टेक्स्ट फाइल कंप्रेस करो तो डीकम्प्रेस करने का बाद, मतलब कि अगर बाद में एक टेक्स्ट फाइल है उसको अगर तुम डीकम्प्रेस कर रहे हो, तो अगर डीकम्प्रेस करने के बाद वो बिल्कुल वही फाइल वापस मिलेगी। जबकि लूसी कंप्रेशन में क्या होता है, अगर तुम एक इमेज या वीडियो कंप्रेस कर रहे हो तो डीकम्प्रेस करने पर थोड़ी क्वालिटी लूज हो सकती है, लेकिन इमेज या वीडियो ज़्यादा कंप्रेस्ड होती है और स्पेस बचत होती है। अब ये हफमैन कोडिंग का एक थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो हमें एक इनपुट दिया गया है, ठीक है, जो स्ट्रिंग है ए ये जो भी ये स्ट्रिंग हमको, ठीक है, इनपुट दिया गया है। ठीक है, अब इसको फ्रीक्वेंसी काउंट, सबसे पहले हम हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, मतलब हर कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है। तो देखा जाए तो ए कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। ठीक है, देखते जाएंगे, ए कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, बी कितनी, 2 बार। ठीक है, और फिर सी कितनी बार, 2, डी भी 3 बार, और ई 2 बार। ठीक है, और एफ 5 बार। और फिर हम इसको फ्रीक्वेंसी ट्री बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम फ्रीक्वेंसी को टोटल करें तो अब हम सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी वाली नोड्स को एक ट्री के रूट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक ट्री के रूट से कनेक्ट करते हैं। जैसे सबसे छोटी हमारे पास यही सब हैं, डी ई बी सी। ठीक है, दो बार हैं, तो हम लोग इसको दोनों लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर्स को एक नोड में कंबाइन करते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं। जैसे यहाँ हम लोग किए, ठीक है, फिर डी ई को कंबाइन किए 4, और फिर जब बी सी को कंबाइन किए 4, फिर हम लोग एक फ्रीक्वेंसी लेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ए डी ई बन जाएगा और ये बी सी एफ बन जाएगा, और फिर जब पूरा हम लोग कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास ये डेटा कंप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक एक सिंगल ट्री नहीं बनता। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये ट्री बनेगा जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट कैरेक्टर रूट के पास होगा। ठीक है, लीफ नोड पे तुम्हारा कैरेक्टर मतलब हमारे कैरेक्टर्स होंगे और इनको लेफ़्ट राइट ट्रेवर्सल के ज़रिए 0 या 1 असाइन होगा। ठीक है, तो ट्री बनने के बाद लेफ्ट एज को 0, जो हमारे पास लेफ्ट है उसको 0 करेंगे, और जो राइट है उसको 1 असाइन करेंगे। यहाँ भी ऐसे 0, यहाँ भी ऐसे 1। हर करेक्टर्स का यूनिक कोड मिलेगा जिससे तुम कंप्रेस डेटा बना सकते हो। जैसे ए का कितना है, 1 1। ठीक है, ए का कितना है, 1 1। पहले असाइन कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो ए का देखेंगे हमारे पास कितना आएगा, 1 1। वैसे बी का कितना आएगा, 0 0।
तो जब तुम्हें कंप्रेस डेटा मिलेगा तो तुम ट्री का यूज़ करके उसे इजली डिकोड कर सकते हो बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ जीरोस एंड वंस। तो हफमैन कोडिंग एक ग्रीडी एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम का एग्जांपल है जिसमें तुम हर स्टेप पे लोकली बेस्ट सॉल्यूशन चूज करते हो, छोटी फ्रीक्वेंसीज को पेयर करना जो इवेंचुअली ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाता है। तो ये एल्गोरिथम डेटा का कंप्रेशन करता है बिना किसी लूज के। कंप्रेशन काफ़ी एफिशिएंट होता है, स्पेशली जब कुछ कैरेक्टर्स ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रन लेंथ इन कोडिंग की। तो RLE एक लूजलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक है जिसमें रिपीटेड वैल्यूज़ को एक ही डेटा वैल्यू और काउंट के साथ इनकोड किया जाता है। ये मेथड तब यूज़फुल होता है जब डेटा में लार्ज एरियाज या सीक्वेंसेस सेम वैल्यू के होते हैं, जैसे इमेजेस में यूनिफॉर्म कलर। ठीक है, अब काम कैसे करता है? RLE जो होता है वो कंसिक्यूटिव रिपीटेड वैल्यूज़ को रिप्लेस करता है, वैल्यूज़ और उस वैल्यू को रिपीट होने के काउंट के साथ। ठीक है, और फिर क्या, एफिशिएंट फॉर रिपीटेटिव डेटा, जैसे सिंपल इमेजेस या टेक्स्ट फाइल जिसमें लार्ज ब्लॉक्स ऑफ आइडेंटिकल कैरेक्टर्स होते हैं। फिर क्या, लूजलेस कंप्रेशन, डेटा कंप्रेशन के दौरान कोई भी डेटा लूज नहीं होता है। और फिर क्या, कंप्रेशन रेशियो डेटा पर डिपेंड करता है, रिपीटेटिव डेटा के साथ बेटर परफॉर्मेंस होता है लेकिन रैंडम डेटा के साथ पुअर परफॉर्मेंस होता है। और फिर क्या, इमेजेस के लिए यूज़फुल होता है RLE, तो जहाँ लॉन्ग हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ सेम कलर हो, RLE से डेटा को कंप्रेस करना आसान हो जाता है। और फिर क्या, सिंपल टू इम्प्लीमेंट, BMP या TIFF जैसे फॉर्मेट्स में इमेजेस कंप्रेशन के लिए काफ़ी पॉपुलर है। और इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, अगर डेटा में ज़्यादा वेरिएशन हो तो RLE से फाइल साइज एक्चुअली में बढ़ सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एक बाइनरी इमेज लो, ठीक है, जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट टेक्स्ट हो। इस इमेज में लॉन्ग ब्लैक सीक्वेंसेस काफ़ी एफिशिएंटली कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल में अगर इमेज में 50 कॉन्टिन्यूस ब्लैक पिक्सल हैं तो RLE सिंपली 50 ब्लैक इनकोड करेगा इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग 50 इंडिविजुअल ब्लैक पिक्सल वैल्यूज़। ठीक है, अब बात करेंगे एरिथमेटिक कोडिंग क्या होता है। तो एरिथमेटिक कोडिंग एक लूजलेस कोडिंग टेक्निक है जिसमें सिंबल को एक सिंगल फ्रैक्शन नंबर में इनकोड किया जाता है जो 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है, हफमैन कोडिंग से अलग। ठीक है, अरिथमेटिक कोडिंग फिक्स्ड लेंथ बिट्स असाइन नहीं करता, ये पूरी मैसेज को एक फ्रैक्शनल नंबर के रूप में इनकोड करता है। ठीक है, एफिशिएंट फॉर फ्रैक्शनल प्रोबेबिलिटीज़, जब सिंबल प्रोबेबिलिटीज़ पावर ऑफ 2 नहीं होता तब ये प्रिसाइज कंप्रेशन ऑफर करता है। फिर क्या, इंटरवल नैरोइंग, 0 और 1 के बीच इंटरवल को सिंबल के प्रोबेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग सब डिवाइड किया जाता है और इनपुट सीक्वेंस के बेस पर इंटरवल को सक्सेसिवली नैरो किया जाता है। और फिर क्या, फाइनल आउटपुट क्या है? नैरोड रेंज का एक नंबर होता है जो पूरी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। और फिर क्या, वाइडली यूज्ड कहाँ का यूज़ होता है? JPEG 200, ठीक है, या 2000 और H.264 जैसे मल्टीमीडिया कंप्रेशन स्टैंडर्ड में यूज़ होता है। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ओवर हफमैन कोडिंग, एरिथमेटिक कोडिंग फ्रैक्शनल प्रोबेबिलिटीज़ को एफिशिएंटली हैंडल करता है जो हफमैन कोडिंग में उतना अच्छा नहीं होता है। और फिर उस कॉम्प्लेक्सिटीज़, ये कंप्यूटेशनली हफमैन कोडिंग से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन हाईली स्क्यूड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेटर कंप्रेशन ऑफर करता है। एग्जाम्पल की बात करें, सपोज तुम यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, H.264 कंप्रेशन फॉर्मेट यूज़ करता है अरिथमेटिक कोडिंग को वीडियो को कंप्रेस करने के लिए, जिससे तुम्हें हाई क्वालिटी वीडियो कम बैंडविड्थ में देखने को मिलता है। अरिथमेटिक कोडिंग की वजह से कंप्रेस्ड वीडियो की साइज़ छोटी होती है लेकिन क्वालिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, अब बात करेंगे एप्लीकेशन, तो यहाँ पर JPEG 2000 इमेज कंप्रेशन स्टैंडर्ड में, और फिर यहाँ होता है फिर कंप्रेशन फाइल आर्चिव लाइक 7zip, फिर ठीक है, स्पीच और वीडियो भी कंप्रेशन में यूज़ होता है। अब बात करें तो JPG स्टैंडर्ड, JPG एक अगर हम हफमैन कोडिंग और अरिथमेटिक कोडिंग के बीच के एग्जांपल देखें तो ये फिक्स्ड लेंथ बाइनरी कोड्स बेस्ड ऑन सिंबल प्रोबेबिलिटीज़, और इसमें क्या, एंटायर मैसेजेस एज अ फ्रैक्शनल नंबर जो कि 0-1 से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें एक बाइनरी लेंथ फिक्स करनी होती है और इसमें क्या सिर्फ 0-1 से रिप्रेजेंट करना होता है। और ये क्या, सिंपल टू इम्प्लीमेंट होता है और ये थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, और ये लेस एफिशिएंट होता है और ये थोड़ा हायर एफिशिएंट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे JPG स्टैंडर्ड,
तो जेपीईजी एक लूजी कंप्रेशन मेथड है, ठीक है, जो मोस्टली फोटोग्राफ्स के लिए यूज़ होता है। अब बात करेंगे डीसीटी, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। जेपीईजी इमेज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करता है यूजिंग डीसीटी। और 8x8 पिक्सल ब्लॉक्स की बात करें तो इमेज को 8x8 पिक्सल के ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है और हर ब्लॉक को फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर बात करें क्वांटाइजेशन, तो डीसीटी कोफिशिएंट्स को क्वांटाइज किया जाता है जिससे प्रिसीजन रिड्यूस होता है और डेटा लूज होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ज़्यादा क्वांटाइज किया जाता है क्योंकि इनका इमेज क्वालिटी पर कम इफेक्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंट्रोपी कोडिंग, हॉफमैन या एरिथमेटिक कोडिंग से इनकोडिंग होती है, ठीक है। और फिर बात करेंगे हाई कंप्रेशन रेशियो। जेपीजी ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो प्रोवाइड करता है जबकि एक्सेप्टेबल विजुअल क्वालिटी मेंटेन रहती है जो इसको फोटोग्राफ्स और वेब इमेजेस के लिए आइडियल बनाता है। अब कुछ लिमिटेशंस हैं। मल्टीपल कंप्रेशन साइकिल में इमेज क्वालिटी डिग्रेड होती है क्योंकि क्यूमुलेटिव डेटा लूज होता है। एक एग्जांपल की बात करें तो जब तुम अपने फ़ोन में कोई फ़ोटो कंप्रेस करते हो या व्हाट्सएप पर भेजते हो तो जेपीजी फॉर्मेट का यूज़ होता है। इमेजेस साइज काफ़ी छोटी हो जाती है लेकिन तुम्हें अब भी एक क्लियर फोटो दिखाई देती है, लेकिन अगर बार बार कंप्रेस करोगे तो क्वालिटी डिग्रेड होती रहेगी। अब हम बात करेंगे एमपीजी स्टैंडर्ड क्या होता है। तो एमपीजी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, एक स्टैंडर्ड कंप्रेशन वीडियो फाइल्स है, ठीक है, कॉमनली यूज्ड इन स्ट्रीमिंग एंड स्टोरेज एप्लीकेशन। एमपीजी एक वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड है जो स्ट्रीमिंग और स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो स्पेशियल और टेम्पोरल रिडंडेंसी को एक्सप्लॉइट करता है। फ्रेम के अंदर और फ्रेम्स के बीच सिमिलरिटीज़ को यूज़ करके डेटा को कंप्रेस करता है, ठीक है। और फिर रेफरेंस फ्रेम और फ्रेम डिफरेंसेस क्या होता है। हर फ्रेम को कंप्लीटली स्टोर करने के बजाय एमपीईजी क्या करता है, रेफरेंसेस फ्रेम को स्टोर करता है और बाकी फ्रेम्स में बस डिफरेंसेस स्टोर किया जाता है। और फिर क्या, मोशन एस्टीमेट फ्रेम डिफरेंसेस को प्रेडिक्ट करता है और डेटा को कंप्रेस करता है। और फिर क्या, फ्रेम टाइप एमपीईजी में 3 तरह के फ्रेम्स होते हैं। पहला फ्रेम्स इंडिपेंडेंट फ्रेम्स, पी फ्रेम्स यानी प्रेडिक्टिव फ्रेम्स और बी फ्रेम्स यानी बाई डायरेक्शनल फ्रेम्स। और फिर हाई कंप्रेशन रेशियो, टेम्पोरल रिडंडेंसी का यूज़ करके हाई कंप्रेशन रेशियो अचीव होता है जो स्ट्रीमिंग के लिए आइडियल है। और फिर क्या, एमपीईजी स्टैंडर्ड्स, MPG-1, MPG-2 DVDs के लिए और MPG-4 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब इंक्लूडेड है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जब तुम नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर वीडियो स्ट्रीम करते हो तो MPG-4 स्टैंडर्ड यूज़ होता है, ठीक है। और फिर अगर इसमें हर फ्रेम कम्प्लीटली सेव नहीं होता बल्कि हर एक फ्रेम के चेंजेस रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग सेव होते हैं जिससे वीडियो का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है और तुम्हें हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीम मिलता है विदाउट बफरिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन की। तो बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट का शेप, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का शेप उसके बाउंड्रीज के थ्रू डिफाइन करना। ये टेक्निक ऑब्जेक्ट रिकग्निशन में काफ़ी यूज़फुल होता है जब हम इमेजेस में ऑब्जेक्ट के शेप पे फोकस करते हैं। तो चलो अलग अलग अप्रोचेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि मिनिमम पैरामीटर पॉलीगन्स, ठीक है। तो इस मेथड में हम एक ऑब्जेक्ट के बाउंड्री को अप्रॉक्सीमेट करते हैं यूजिंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉलीगन, मतलब ऑब्जेक्ट का शेप सिंप्लीफाई करते हैं वाइल कीपिंग इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स। आप यहाँ देख ही रहे हैं उसके शेप को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं लेकिन सभी फीचर्स हमारे पास प्रिजर्व्ड हैं। फिर क्या, मर्जिंग टेक्निक, यहाँ पे हम नेबरिंग बाउंड्री सेगमेंट्स को मर्ज करते हैं बेस्ड ऑन क्राइटेरिया लाइक प्रॉक्सिमिटी यानी नज़दीकी और ओरिएंटेशन के सिमिलरिटी। और फिर क्या, स्प्लिटिंग, मर्जिंग का अपोजिट स्प्लिटिंग एक कॉम्प्लेक्स बाउंड्री को सिंपलर सेगमेंट्स में तोड़ता है मोस्टली जब बाउंड्री कर्वेचर में सिग्निफिकेंट चेंज हो। और फिर बात करेंगे सिग्नेचर की। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर एक 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है बाउंड्री का। यूजुअली बाउंड्रीज पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट लाइक सेंट्रॉइड का बेसिस पे। और फिर क्या, बाउंड्री सेगमेंट्स, बाउंड्री को सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें हर सेगमेंट एक कर्व या स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर हम लोग आता है स्केलेटन्स।
स्केलेटनाइजेशन एक शेप को उसके सेंट्रल स्ट्रक्चर तक रिड्यूस करता है जिससे ऑब्जेक्ट का जनरल फॉर्म मिनिमल डेटा के साथ कैप्चर हो जाए। अभी हम लोग उसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। और फिर क्या बाउंड्री डिस्क्रिप्शन। बाउंड्री डिस्क्रिप्शन एक ऑब्जेक्ट का डिटेल आउटलाइन होता है जो डिफरेंट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकता है। इसके दो इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टर्स हैं, ठीक है। पहला क्या, एक्सेंट्रिसिटी और कर्वेचर। एक्सेंट्रिसिटी ये मेज़र करता है कि शेप कितना सर्कुलर है। इसका कैलकुलेशन मेजर एक्सिस का माइनर एक्सिस से रेशियो लेकर होता है। और फिर ये कर्वेचर क्या करता है कि कर्वेचर बाउंड्री के स्ट्रेटनेस से डेविएशन को डिस्क्राइब करता है, मतलब बाउंड्री की डायरेक्शन में चेंज का रेट। अब आपको ये इमेज दिख रही होगी यहाँ पर ऊपर, हम लोग अगर बात करें तो ये ग्रिड बेस्ड इमेज दिखाता है। इसमें कॉम्प्लेक्स बाउंड्री को मिनिमम पैरामीटर यानी पॉलीगन जैसे ग्रीन, रेड और ब्लैक लाइंस, ठीक है, के थ्रू अप्रोक्सीमेट किया जा रहा है किया गया है। तो इसमें ऑब्जेक्ट की बाउंड्री सिंप्लीफाई की गई है जिससे ऑब्जेक्ट के शेप को अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सके। अब यहाँ राइट इमेज में आप देखना तो एक सिंप्लीफाइड बाउंड्री दिखाई गई है जो एग्जैक्ट बाउंड्री का सिंप्लीफाइड पॉलीगन वर्जन है, ठीक है। और फिर हम लोग इसकी बात करेंगे नीचे सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर को हम सर्कुलर या रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हो। इसमें सर्कुलर या रेक्टेंगुलर, ठीक है, इसमें रेडियस आर का वेरिएशन एंगल के साथ मेज़र किया जाता है, ठीक है। नीचे जो ग्राफ है, ठीक है, उसमें यह वेरिएशन, ये जो वेरिएशन आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो है वेरिएशन हमें शो हो रहा है आर थीटा वेव लाइक फॉर्म में दिखाई गई है जो कि ये रेक्टेंगुलर का है। तो जो ऑब्जेक्ट के बाउंड्री का वन डायमेंशनल सिग्नेचर बनाता है, ठीक है, ये वन डायमेंशनल सिग्नेचर बनाता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। और फिर हम लोग बात करते हैं फूरियर डिस्क्रिप्टर की। तो फूरियर डिस्क्रिप्टर बाउंड्री को कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करके। इसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया जाता है यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट द बाउंड्री कोऑर्डिनेटर्स इनटू अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक बार फिर समझते हैं। तो फूरियर डिस्क्रिप्टर्स बाउंड्री को कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं। पहला क्या, फूरियर ट्रांसफॉर्म। बाउंड्री पॉइंट्स को सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करके उन पर फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। तो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जनरल शेप्स को कैप्चर करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स फाइनल डिटेल्स को। फिर क्या, ट्रंकेटिंग हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ट्रंकेट करने से बाउंड्री स्मूथ होती है जो नॉइस रिडक्शन और शेप अप्रॉक्सीमेशन के लिए यूज़फुल होता है। फिर बात करेंगे इनवेरिएंट टू ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। इससे ट्रांसलेशन, रोटेशन या स्केलिंग पर ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन टास्क के लिए आइडियल होता है। और फिर बात करेंगे एफिशिएंसी इन शेप रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लेक्स शेप्स को एफिशिएंटली रिप्रेजेंट करता है विथ फीवर कोएफिशिएंट्स। और फिर क्या वाइडली उसका का यूज़ होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन और शेप क्लासिफिकेशन के लिए काफ़ी पॉपुलर है। और फिर क्या, शेप रिकंस्ट्रक्शन। फूरियर डिस्क्रिप्टर्स का यूज़ लिमिटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से शेप रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो तुम्हें कोई एक ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करना है जो इमेज में रोटेट हो चुका है या स्केल चेंज हो गया है। तो फूरियर डिस्क्रिप्टर की ट्रांसफॉर्मेशन से इनवेरिएंट होता है और ऑब्जेक्ट को करेक्टली आइडेंटिफाई करना ईजी होता है। इसके कुछ टोपोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं। तो टोपोलॉजिकल फीचर इमेज रीजन के स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं बिना ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन के। इंपॉर्टेंट टोपोलॉजिकल फीचर्स ये सब है हमारे पास, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, यूलर नंबर, नंबर ऑफ होल्स एंड टोटल होल एरिया। कनेक्टेड कंपोनेंट्स, एक कनेक्टेड कंपोनेंट वो पिक्सल का सेट होता है जो एडजेसेंट्स होते हैं और एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या रीजन बनाते हैं, ठीक है। और फिर बात करेंगे यूलर नंबर क्या होता है। कनेक्टेड कंपोनेंट्स और होल्स का डिफरेंस यूलर नंबर कहलाता है जो एक टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट होता है। और फिर क्या, नंबर ऑफ होल्स क्या है, बैकग्राउंड पिक्सल जो कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर इंक्लोज्ड होते हैं उन्हें होल्स कहते हैं। और फिर टोटल होल एरिया मतलब सभी होल्स के एरियाज का सम जो शेप और स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्सिटी को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जब तुम किसी सैटेलाइट इमेजेस में लेकर डिटेक्ट करते हो, ठीक है, तो यूलर नंबर और कनेक्टेड कंपोनेंट्स का यूज़ लेक्स, ठीक है, यूलर नंबर और कनेक्टेड कंपोनेंट्स का
उसे लेक्स और उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में होता है। ठीक है, तो रीजन डिस्क्रिप्शन अप्रोचेस है हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिकल, स्ट्रक्चरल, स्पेक्ट्रल। स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या है, रीजन के पिक्सल वैल्यूज के स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज जैसे मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करता है टू डिस्क्राइब टेक्सचर और अपीयरेंस। ठीक है, और फिर बात करेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच की, तो बेसिक एलिमेंट जैसे एजेस, लाइंस या रिपीटेटिव पैटर्न्स का अरेंजमेंट और रिलेशनशिप को फोकस करता है। और फिर बात करेंगे स्पेक्ट्रल अप्रोच की, फ्रीक्वेंसी डोमेन फीचर को यूज़ करता है जैसे फूरियर या वेवलेट ट्रांसफॉर्म टेक्सचर और स्पेशल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को कैप्चर करने के लिए। और फिर बात करेंगे रिलेशनल डिस्क्रिप्टर क्या होता है। रिलेशनल डिस्क्रिप्टर ऑब्जेक्ट या रीजन्स के स्पेशल रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इमेजेस को कैसे पोजिशनड हैं इसको कैप्चर करता है। इसमें क्या एडजेसेंसी है, दो रीजन्स बाउंड्री शेयर करते हैं या नहीं, और फिर क्या डिस्टेंस है, रीजन्स के बीच का स्पेशल डिस्टेंस, और फिर क्या ओरिएंटेशन, रीजन्स के रिलेटिव एंगल्स। एग्जाम्पल की बात करें तो सिटी प्लानिंग में बिल्डिंग्स के एडजेसेंसी और डिस्टेंस का रिलेशन डिस्क्रिप्टर्स के थ्रू एनालिसिस किया जाता है टू ऑप्टिमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर क्या बाइनरी एंड इट सीक्वेंस की बात करें तो बाइनरी इमेज में पिक्सल 0 या 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। बाइनरी इमेजेस कॉमनली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, एज डिटेक्शन और मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं। बाइनरी सीक्वेंस एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइनरी वैल्यूज होती है जो पिक्सल्स के पैटर्न या बाउंड्री को डिस्क्राइब करती है। रन लेंथ इन कोडिंग में बाइनरी सीक्वेंसेस को एफिशिएंटली कंप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जब तुम्हें कोई टेक्स्ट इमेज में कैरेक्टर डिटेक्ट करते हो तो बाइनरी सीक्वेंस बाउंड्री के पिक्सल ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं और RLE से सीक्वेंस को कंप्रेस किया जाता है। तो हमारे पास कुछ टैब्स हैं अरिथमेटिक कोडिंग में। तो अरिथमेटिक कोडिंग में टैग एक नंबर होता है जो इंटरवल 0-1 में होता है। ठीक है, जो पूरी इनपुट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल्स की प्रोबेबिलिटीज़ के बेस पर इंटरवल को नैरो किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज हमारे पास एक मैसेज है ABC। ठीक है, एक मैसेज है ABC और उसको इनकोड करना है, और सिंबल ABC के प्रोबेबिलिटीज यानी P(A) क्या है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B के 0.3 और P(C) क्या है 0.2 है। तो टैग को कैलकुलेट करके तुम 0.375 का टैग को चूज कर सकते हो जो ABC को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फाइनली पूरा इमेज प्रोसेसिंग का टॉपिक्स कवर हो चुका है। ठीक है, इसमें हम लोग पूरा चैप्टर 5 का टॉपिक अच्छे से कवर किए हुए हैं। ठीक है, और इसमें हर एक टॉपिक्स है आपके पास। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग का इमेज प्रोसेसिंग BCS 057 समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें। ठीक है, सो टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द iTech वर्ल्ड। थैंक यू।